वेलकम टू वेब मेंटोर। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि हमें वेब पे काम करते हुए दो बड़े शोबों से गुजरना होता है। एक आपका वेब डिज़ाइनिंग या जिसको स्टैटिक वेबसाइट्स कहते हैं, और दूसरे नंबर पे वेब प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट जिसको हम लोग डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। तो हमारी ये जो ट्यूटोरियल सीरीज़ है, सबसे पहले इसमें हम लोग वेब डिज़ाइनिंग को कवर करेंगे। हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे वो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होंगे। और वेब डिज़ाइनिंग के लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट भी बता चुका हूँ कि आपके पास नोटपैड लाजमी होगा, क्योंकि अगर आपके सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ किसी भी किस्म का चल रहा है, और अगर आपके सिस्टम पर गूगल क्रोम नहीं है तो आप इसको नेट पर जाकर गूगल क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा वेब डिज़ाइनिंग का सबसे पहला टूल जो है वो HTML है। HTML जो है ये एब्रीवेशन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ये एक ऐसी लैंग्वेज है, चाहे आप स्टैटिक वेबसाइट्स बना रहे हैं या आप डायनामिक वेबसाइट्स बना रहे हैं, उसके लिए फाउंडेशन का या वॉल्स का काम करती है। अब जानते हैं कि आप किसी भी बिल्डिंग को उस वक्त तक कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जब तक आप वॉल्स ना स्टैंड कर लें। तो HTML जो है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, और ये आपकी किसी भी किस्म की साइट के लिए वॉल्स का काम करती है। तो आइए देखते हैं कि HTML के लिए हम लोग कोडिंग या टैगिंग का आगाज़ कैसे करेंगे। ये मेरा डेस्कटॉप है, चूँकि मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 8 इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा नोटपैड है जिसमें मैं बैठकर अपनी कोडिंग लिखूँगा, और ये मेरा वेब ब्राउज़र है जिसका नाम गूगल क्रोम है, जिसमें बैठकर मैं इसका रिज़ल्ट चेक करूँगा कि मेरी कोडिंग का रिज़ल्ट क्या आता है। तो HTML टैग्स के लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आपने लेस देन साइन से ये टैग शुरू करना है और ग्रेटर देन साइन पे ये टैग क्लोज़ करना है, और इन बिटवीन आपने जो भी टैग लिखना है उसका नाम। सबसे पहला टैग जो इसके लिए लिखा जाता है वो इटसेल्फ HTML ही होता है। दूसरा काम जो आपको याद रखना है वो ये है कि जैसे ही कोई टैग स्टार्ट किया जाएगा, आपने उस टैग को लाजमी क्लोज करना। क्लोज करने का तरीका ये होता है कि सिर्फ एक स्लैश का इजाफा कर दिया जाता है, यानी ये HTML लिखा गया, ये इसका स्टार्टिंग टैग है, और स्लैश के साथ इसको क्लोज कर दिया गया। तो ये तरीकाकार आप इस्तेमाल करते हैं टैग को लिखने का। उसके बाद जो दूसरा टैग हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है हमारा हेड टैग। याद रखिएगा, नोटपैड का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि आपको टैग्स का बहुत अच्छे तरीके से पता चले। याद रखिएगा, जैसे ही हम किसी एडवांस कोड एडिटर की तरफ जाएंगे तो ये सारे झंझट जो है टैग लिखने के, ये कम से कम होते जाएंगे, और कुछ टैग्स और इजाफी ऐड होते जाएंगे जो कि खुद वो लिखेगा, और उनके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इस टैगिंग को ज़रा बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि ये टैग क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो एक लम्हे के लिए ज़रा रुकिएगा, मैं आपको ब्राउज़र दिखाता हूँ। ब्राउज़र जो है इसके दो मेजर पार्ट हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये वाला है, जहाँ पर आपको वेबसाइट का टाइटल नज़र आता है और वेबसाइट का एड्रेस नज़र आता है। ब्राउज़र के इस हिस्से को हेड कहा जाएगा। उसके बाद ये जो वाइट एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है और आपके स्क्रीन की दूसरी एंड पे जा रहा है, ये आपके इस ब्राउज़र की बॉडी है। तो हम यहाँ भी इसके दो मेजर पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट होगा इसका हेड का, और मैंने आपको कहा है कि जो टैग स्टार्ट होगा उसको इमीडिएटली आपने क्लोज भी कर देना है, ताकि आप इसको भूल ना जाएं। और दूसरा टैग जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा वो होगा बॉडी का, और बॉडी का टैग तब तक बंद नहीं होगा जब तक आपके सारे काम ख़त्म नहीं हो जाते, और जब आपके सारे काम ख़त्म होंगे तो HTML से पहले हम इस बॉडी के टैग को क्लोज़ करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टार्ट जो है ये आपका हेड है। आप यहाँ फेसबुक ओपन करते हैं या आप किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको उस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ नज़र आता है। ये जो है ये टाइटल के टैग की वजह से है। तो आपने टाइटल का टैग स्टार्ट किया और उसके बाद आपने इस टाइटल के टैग को क्लोज़ कर लिया, और इसके अंदर आप जो भी टाइटल रखना चाहें, अज्यूम दैट मैं लिखता हूँ कि ये मेरी फ़र्स्ट वेबसाइट है, तो मैंने यहाँ पे माय फर्स्ट वेबसाइट लिख दिया। अगर आप इसको एक लाइन में भी लिख लेंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि खूबसूरत लगेगा। उसके बाद टाइटल के बाद आपने फ़िलहाल स्टार्ट में हम इसके अंदर हेड के अंदर सिर्फ एक ही टैग इस्तेमाल करेंगे, वो टाइटल का है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हेड के अंदर भी टैग बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपका बॉडी का टैग आ गया। आप यूं कह सकते हैं कि ये जो आपके 4 से 5 टैग हैं ये आपकी HTML की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे ये टैग आपको इन एवरी केस लिखने पड़ेंगे। उसके बाद बॉडी का जिक्र करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राउज़र के अंदर ये जो वाइट एरिया है ये आपकी बॉडी है।
तो बॉडी के अंदर आप जो भी डिस्प्ले करना चाहेंगे वो यहाँ पे आप बिटवीन बॉडी टैग्स लिखेंगे। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग की। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ जो हैं वो हेडिंग्स की सूरत में दी होती हैं। तो बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें जो हैं हेडिंग्स बना के दी होती हैं। तो HTML आपको 6 हेडिंग्स देता है। H1 से स्टार्ट होती हैं और H6 तक जाती हैं। ये 6 हेडिंग्स जो हैं ये आपको 6 मुख्तलिफ़ साइज़ के टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए हेल्प करती हैं। तो पहला टैग जो है वो H1 है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब मेंटोर। तो इसको मैं देखता हूँ कि ये मुझे ब्राउज़र में डिस्प्ले कैसे करता है। अज्यूम दैट मैं इसको 6 मुख्तलिफ़ साइज़ में आपको लिख के दिखा देता हूँ। H1 मैं टाइम को बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन इसको याद से आपने चेंज करने से मुराद ये है यहाँ पे आप H2 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, यहाँ पे 5 कर देंगे और यहाँ पे 6 कर देंगे। सो ऑन। ये क्लोज़, अगर H2 स्टार्ट हुआ है तो H2 क्लोज़ होगा, H3 स्टार्ट हुआ है तो H3 क्लोज़ होगा। सो ऑन आप इन टैग्स को क्लोज़ करते जाएंगे। ये 6 मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी हेडिंग्स हैं जो 6 मुख्तलिफ़ साइज़ में आपको डिस्प्ले होंगी। याद रखिएगा HTML के पास H1 से बड़ा टैग कोई नहीं है और H6 से छोटा टैग कोई नहीं। यानी अगर आप हेडिंग लिखते हैं तो H1 मैक्सिमम हेडिंग होगी और H6 जो है ये आपकी मिनिमम हेडिंग होगी। लेकिन आप उससे बड़ा टैग H1 से भी बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम आगे जाके CSS का सहारा लेंगे। तो चलें इसका ज़रा रिज़ल्ट चेक कर लें कि ये आपको ब्राउज़र में कैसे रिज़ल्ट देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस फाइल को सेव करना है। तो सेव करने के लिए फ़ाइल और सेव के मेन्यू में जाएं। अज्यूम दैट मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। इस फाइल को कोई सा भी नाम दिया जा सकता है। इस फाइल को मैं नाम देता हूँ फर्स्ट का। लेकिन याद रखिएगा कि हम लोग एक टेक्स्ट एडिटर में बैठे हैं जो नोटपैड है, और नोटपैड जो है ये अपनी फाइल्स के साथ txt एक्सटेंशंस लगाता है। तो अगर आप इस फाइल को ऐसे ही सेव कर देंगे तो ये अपनी एक्सटेंशन txt लगा देगा, और txt फाइल को ब्राउज़र जो है वो रीड नहीं करेगा बल्कि आपकी कोडिंग को एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपने ख़ास तौर पे जब हम 1-2 लेक्चर्स में नोटपैड पे काम कर रहे हैं तो ये आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने इसकी फ़ाइल के साथ एक्सटेंशन जो है फोर्सफुली HTML लगानी है, या सिर्फ HTML भी लगा सकते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपने फोर्सफुली लगानी है। जैसे ही आप इस फाइल को सेव करेंगे तो ये देखें कि ये डेस्कटॉप पर एक फ़र्स्ट फाइल के नाम से, और इसके आप देख रहे हैं कि इसकी ब्राउज़र के साथ जो है वो एसोसिएशन है, यानी इसकी शक्ल जो है वो ब्राउज़र के साथ कंपैटिबल है। अब जैसे ही आप इस फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में आपको इस फाइल को डिस्प्ले कर देगा। अब तक हमने 2 काम किए थे सिर्फ। देखें इस वेबसाइट का टाइटल माय फर्स्ट वेबसाइट, एंड सेकंड वन ये आपका H1 का टैग है, ये आपका H2 का टैग है, ये H3 का टैग है, ये H4 का टैग है, ये H5 का टैग है और H6 का टैग है। और याद रखिएगा ये हेडिंग्स हैं। अगर आप किसी बुक की स्टडी करते हैं तो आपको पता है कि हेडिंग्स के कुछ असूल होते हैं। एक तो ये कि हेडिंग ऑलवेज़ नई लाइन से स्टार्ट होती है, एंड सेकंड वन हेडिंग अपने आगे किसी भी चीज़ को लिखने की इजाज़त अलाउ नहीं करती, इजाज़त नहीं देती। इसी तरीके से जब आप हेडिंग्स के टैग इस्तेमाल करेंगे, बेशक वो छोटा है बेशक वो बड़ा है, हेडिंग एक तो खुद नई लाइन से शुरू होगी, एंड सेकंड वन वो अपने आगे किसी भी चीज़ को लिखने की परमिशन नहीं देगी। तो इसलिए ये 6 साइज़ की हेडिंग है। मैंने जैसे कि पहले बताया कि H1 से भी बड़ा टेक्स्ट लिखा जा सकता है, लेकिन वो HTML नहीं लिखेगा, वो CSS लिखेगा। और इसी तरीके से H6 से भी छोटी हेडिंग लिखी जा सकती है, लेकिन वो भी HTML की जिम्मेदारी नहीं है, वो CSS की जिम्मेदारी है। ये 6 टैग हो गए आपके। उसके बाद अगर आप इसमें किसी किस्म का कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप P यानी पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर कोई सा भी एक फालतू सा डाटा सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए आपको यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि पैराग्राफ जो है उसका रोल क्या है और वो टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखने के बाद बल्कि कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो मज़ीद सेव हो जाए। तो अज्यूम दैट ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, तो मैंने इस पैराग्राफ को स्लैश दे के कंप्लीट करके क्लोज़ कर देना। एक बात छोटी सी और आपने जहन में रखनी है, HTML के जितने भी टैग्स होंगे हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि ये स्मॉल कैप्स में यानी स्मॉल लेटर्स में आएंगे, ये कैपिटल वर्ड्स में नहीं आएंगे। मैं सिर्फ टैग्स की बात कर रहा हूँ। बाकी अंदर जो डाटा लिख रहे हैं, चाहे वो हेडिंग्स लिख रहे हैं, चाहे वो पैराग्राफ लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो HTML के अपने टैग हैं, जो आप 2 लेस देन साइन और ग्रेटर देन साइन के
दरमियान लिख रहे हैं, ये टैग्स जो हैं ये आपके ऑलवेज स्मॉल कैप्स में होंगे, यानी स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इस फाइल को मैंने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद मैंने इस फाइल को ब्राउज़र में गया हूँ और ब्राउज़र में जाने के बाद मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब ये देखिएगा, ये पहला पैराग्राफ है। और अगर आप किसी बुक को स्टडी करते हैं तो आपको पता है कि बुक के अंदर भी एक छोटा सा रूल होता है, और वो रूल ये होता है कि आपका जो पैराग्राफ होता है वो ऑलवेज नई लाइन से स्टार्ट होता है। अब सपोज इसमें एक नया पैराग्राफ लिखते हैं, पी टैग से शुरू होगा, और ये कुछ कंटेंट जो है ये मैंने इस पैराग्राफ में डाल दिया। इसको भी मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारा दूसरा पैराग्राफ है। सेव करें और इसका भी ज़रा रिज़ल्ट चेक करें कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो ये देखें, ये दूसरा पैराग्राफ जो है ये पहले पैराग्राफ के बाद थोड़ी सी स्पेस के बाद डिस्प्ले हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं एक और पैराग्राफ लिखूं, चले मैं ये जो पहले नंबर पे पैराग्राफ है मैं इसे ही कॉपी करके तो नीचे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट किया, इसको सेव किया, और ये देखें ये 3 पैराग्राफ जो हैं ये आपस में थोड़े से डिफरेंस के साथ जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम समझते हैं कि हमें 2 चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए दरमियान में एक लाइन लगा देनी चाहिए, तो उसके लिए जो HTML टैग ऑफ़र करती है वो है HR। HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल रूलर। इसको सेव करें, और सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करके देखें तो ये हेडिंग्स के और पहले पैराग्राफ के दरमियान एक लाइन खींच दी गई है। एक बात पे गौर कीजिएगा कि अभी तक मैंने जितने भी टैग स्टार्ट किए हैं मैंने उनको क्लोज़ लाजमी किया है, लेकिन आप गौर करें कि मैंने HTML के HR के टैग को मैंने क्लोज़ नहीं किया। ये टैग जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है इसको सेल्फ इनक्लोजिंग टैग कहा जाता है। ये जो सेल्फ इनक्लोजिंग टैग्स होते हैं इनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अलबत्ता अगर आप HR ये टैग लिखा, एक स्पेस दें और स्लैश दे दें, अगर इस तरीके से इस टैग को आप लिखेंगे तो एक तो जो SEO के रूल्स हैं उसके मुताबिक ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर होगा, और दूसरे नंबर पर पढ़ने वाला भी ये महसूस करेगा कि ये बंदा जो है ये थोड़ी सी नो हाउ जो है इन टैग्स के बारे में जानता है। तो इसी तरीके से कुछ फर्दर टैग्स आएंगे जो सेल्फ इनक्लोजिंग होंगे। सेल्फ इनक्लोजिंग से मुराद ये है कि उनको क्लोज नहीं करना पड़ेगा। हाँ, उनके आखिर पे अगर स्लैश लगा दी जाएगी तो ये एक अच्छा सिम्टम गिना जाएगा। उसके बाद अगला टैग हम ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो 2 पैराग्राफ्स के दरमियान ऑलरेडी उसने ब्रेक डिस्प्ले की है, लेकिन फिर भी किसी भी काम के करते वक्त अज्यूम दैट कि ये दूसरे और तीसरे पैराग्राफ के दरमियान आप एक स्पेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना ये है कि आपने BR का टैग लगाना। तो BR स्टैंड्स फॉर ब्रेक, और ब्रेक जो है ये भी उसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये भी सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है। इसको भी आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप इसको भी BR स्पेस एक स्लैश दें और बंद कर दें तो एक अच्छा सिम्टम समझा जाता है कि आप इस टैग का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसको वैसे भी लिख देंगे तो ये अपना काम करेगा। और अब इसको जाके ब्राउज़र में देखें तो ये देखें इसने मैंने ये टेक्स्ट नहीं लिखना चाहिए था मुझे, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये देखिएगा कि जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये 2 पैराग्राफ्स के दरमियान जो है ये एक स्पेस डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप इस टैग को 2 दफ़ा लिख देंगे तो ये स्पेस और बढ़ जाएगी। मैं इसको कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, एंड देन ब्राउज़र में जाकर उसको रिफ़्रेश करें तो ये देखिएगा कि ये और भी स्पेस बढ़ा देगा। तो BR का टैग जो है ये आपके किसी भी चीज़ के दरमियान स्पेस देने के लिए आप ब्रेक का टैग लगाते हैं। HTML टैग्स को मज़ीद पावरफुल करने के लिए सम टाइम हम इन टैग्स के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। उन एट्रीब्यूट्स के मुख्तलिफ काम होते हैं। अज्यूम दैट कि ये जो वेब डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं इसकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। मैं नहीं चाहता कि इसकी बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो। अब चूँकि ये टैग बॉडी के अंडर आता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बॉडी के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स दे दूँ। एट्रीब्यूट देने का तरीका ये होता है कि ग्रेटर देन साइन को बंद करने से पहले आपने बॉडी उस टैग के साथ स्पेस देके उसके एट्रीब्यूट लिखने होते हैं।
एट्रीब्यूट दो हिस्सों पर मुश्तमिल होंगे, एक उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी और एक उनकी वैल्यू होगी। प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि एट्रीब्यूट की किस चीज़ को आप चेंज करना चाहते हैं, और वैल्यू से मुराद है आप उसको किस शक्ल में चेंज करना चाहते हैं। अज्यूम दैट मैं ये डॉक्यूमेंट जो है इसको वाइट की जगह कोई और कलर देना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे अपना पहला एट्रीब्यूट लिखूँगा। उस एट्रीब्यूट की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी BG कलर। BG कलर स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड कलर। और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल साइन लगाएं, सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर आप लिखें कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाना चाहिए। फाइल को सेव करें। सेव करने के बाद ब्राउज़र में जाके जैसे ही आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो गया। इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, एक स्पेस और डिफ़ाइन करें, और स्पेस डिफ़ाइन करने के बाद आप टेक्स्ट लिख देंगे। टेक्स्ट जो है ये एक अगला एट्रीब्यूट है, यानी टेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी के बाद आप उसकी वैल्यू टाइप करेंगे, और टेक्स्ट की वैल्यू अज्यूम दैट मैंने ब्लू कर दी है। उसके बाद जब आप इस फाइल को सेव करके दोबारा से रन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो ब्लू हो चुका है। ये थे हमारे कुछ HTML के बेसिक टैग्स। एक एडवाइस करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको आगे लेके नहीं चल सकते। एक और रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, YouTube पर काम करने वाला हर बंदा एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक तो ये कि उस चैनल वाले की अपनी भी कुछ मफादात होते हैं कि वो आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहता है, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें आपका बेनिफिट ज़्यादा है। बेनिफिट इसलिए है कि हो सकता है कि ये वीडियो इत्तफाकन आप तक पहुंची हो, या कहीं से ट्रैवल करते हुए आप इस वीडियो तक आ जाएंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, लेकिन चूँकि वीडियो क्रिएट करने वाला मुसलसल वीडियोज़ डाल रहा होता है, एक वीडियो आप देख लेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि अगली वीडियो आई है या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि अगर जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही ये क्रिएटर या कोई भी जो यूट्यूब पर काम करने वाला बंदा है जिसके चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, जैसे ही वो कोई नई वीडियो डालेगा, नई वीडियो अपलोड करेगा, तो आप तक एक मैसेज ईमेल के थ्रू या जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करेंगे एक नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा कि एक नई वीडियो जो है वो अपलोड हो गई है। तो यूट्यूबर का तो फ़ायदा है ही, या वो टीचर जो है उसका बेनिफिट तो है ही क्योंकि उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसके चैनल की वर्थ बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी वीडियो आपकी नज़र से स्किप नहीं होगी और हर वीडियो आपको देखने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।